सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जो भी एप्लीकेशन पे स्टूडेंट्स जुड़े हैं जुड़ेंगे उन सबको मैं मनीष चौधरी नमस्कार करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम पिछली जो क्लास हमने कल ली थी, उस क्लास के अंतर्गत जो भारत का भूगोल अपन ने पढ़ना शुरू किया था, उस भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने जो आपके भारत का परिचय जो था, उस परिचय को हमने शुरू किया था पढ़ना। और उस परिचय के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि परिचय में जो स्थिति होती है, उस स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर के द्वारा किया जाता है। अक्षांश और देशांतर जो है, उसके रूप में मैंने आपको सबसे पहले जो बात शुरू करी थी, उसके रूप में मैंने अक्षांश रेखाओं की बात शुरू कर दी थी। अक्षांश रेखाओं के रूप में मैंने 5-6 पॉइंट आपको कल लिखवाए थे, और उसके बाद में 1-2 पॉइंट्स के ऊपर अपन ने बात भी करी थी समझने के लिए। तो उसी बात को जो हमने कल करी थी उसको थोड़ा सा रिवाइज करके और आज की बात को अपन शुरू करते हैं। वापस से अभी जुड़े हुए और जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जो अभी मेरे सामने कुछ नाम है, उसके अंतर्गत सबसे पहले दीपक कुमार जो हैं, उनका नाम दिख रहा था मुझे, अभी शायद कुछ प्रॉब्लम है इसमें। इसके साथ जैसे सोनम, हसम, आरजू, प्रदीप सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कल जो मैंने आप लोगों से बात कर ली थी, उसके रूप में मैंने आपको अक्षांश रेखाओं के लिए कुछ लाइन लिखवाई थी। इन अक्षांश रेखाओं की लाइनों के तहत अगर हम बात करते हैं तो पहली लाइन, अक्षांश रेखाओं को ग्लोब की सतह पर पश्चिम से पूर्व में खींचा जाता है और इनके द्वारा जो स्थिति निर्धारित करी जाती है वो उत्तर से दक्षिण की जाती है। इसके जो लाइन हमने लिखी थी, इस लाइन को मैंने आप लोगों को पूरा समझा भी दिया था, और इसके लिए मैंने बता दिया था कि पूर्व से पश्चिम यानी ग्लोब जो है, इस ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूर्व के रूप में इसको खींचते हैं, और ये उत्तर से दक्षिण की ये जो स्थिति है इसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है ना, ये पूरा मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया था, कैसे उत्तर दक्षिण, ये पूरी बात थी। ठीक है, अब इस बात में जो पहली लाइन थी, इसी को अगर हम आपके और इसको मैं कहूँ कि डिस्क्राइब करें और इसका अधिक विवरण करें, तो देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भी अक्षांश है, उन अक्षांशों के अंदर भारत या किसी भी स्थान, चाहे राजस्थान पढ़ें, भारत पढ़ें, उनमें आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तरतम और दक्षिणतम अक्षांश कौन से हैं। तो देखिए, वापस से मैं सभी जुड़ने वालों को, राहुल, अंकित, पूनम, सभी को वापस गुड आफ्टरनून। देखिए, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि भारत की स्थिति जिन अक्षांशों में है, उन अक्षांशों के आधार पर मैंने आपको कहा कि जितने भी जो अक्षांश रेखाएं हैं, इनको यूं पश्चिम से पूर्व में खींचते हैं। मान लो कोई 2 अक्षांश हैं, एक अक्षांश ये है, एक अक्षांश ये है। ये मान लो भारत का अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट, और ये अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट को अपन भारत की स्थिति के रूप में बता रहे हैं। इनमें 8 डिग्री और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये आपसे पूछा जाएगा कि अक्षांश जो है ये, वो तो उत्तरी अक्षांश है, लेकिन इन अक्षांशों में स्थिति जो बनेगी, वो स्थिति 2 प्रकार की बनती है। एक स्थिति बनती है उत्तरतम, और एक स्थिति जो बनती है वो दक्षिणतम। उत्तरतम नॉर्दर्न और साउदर्न, ये 2 स्थितियां बनती हैं। अगर आप देखिए, ध्यान देना इस चीज के ऊपर कि जो उत्तरतम और दक्षिणतम स्थितियां हैं, जितना हम 0 डिग्री के ऊपर चलेंगे, उतनी आपकी स्थिति उत्तर होती जाएगी। कल मैंने आप लोगों को दिशा के संदर्भ में एक बात कर ली थी कि जब भी कोई दिशा आपको देखनी हो तो ऊपर का तात्पर्य ही नॉर्थ होगा, नीचे का तात्पर्य ही साउथ होगा। ठीक है ना, तो मान लो ये 2 स्थान है, एक 37 डिग्री, एक 8 डिग्री। तो अगर आपसे पूछा जाता है इसके अंदर कि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट जो अक्षांश हैं, अनिल कुमार, गुड आफ्टरनून सर, मैं आपसे इंदिरा गांधी पंचायती राज भवन में, यस, हाँ ठीक है, मैंने वहाँ ली थी क्लासेस,
ओके, स्वागत है आपका उत्कर्ष के अंदर अनिल कुमार जी। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट की जो बात कर रहे हैं अपन, इसको अगर मेरा प्रश्न था आपसे कि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों में भारत है, इनमें भारत का उत्तरतम अक्षांश कौन सा होगा? तो उत्तरतम अक्षांश का तात्पर्य है कि जितना 0 डिग्री से ऊपर होगा वो उत्तरतम होगा। तो इसका मतलब उत्तरतम अक्षांश कौन सा है? तो 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है? तो जो अक्षांश, देखो ये दो अक्षांश है, इनके अंदर ये जो स्थिति पर अक्षांश होगा वो उत्तरतम होगा, इस स्थिति पर होगा दक्षिणतम। ये अक्षांश उत्तरी है, यानी ये अक्षांश तो उत्तरी अक्षांश का मतलब 0 डिग्री से ऊपर जो भी अक्षांश होगा वो उत्तरी अक्षांश है। और इन उत्तरी अक्षांशों में उत्तरतम जो स्थिति होगी वो 0 के जितना ऊपर होगा वो उत्तरतम स्थिति होगी। तो ध्यान रखें इस चीज का कि 37 डिग्री 6 मिनट यहां पर उत्तरतम अक्षांश के रूप में है, जबकि 8 डिग्री 4 मिनट यहां पर दक्षिणतम अक्षांश के रूप में है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहां पर, संदीप कुमार लिख रहे हैं, सर आप, मैं समझा नहीं, खुलने में थोड़े दोज प्रॉब्लम, नेट ऐप खुलने में। अच्छा चलिए, आपकी जो शिकायत है वो सुन रहे हैं हमारे टेक्निकल टीम वाले, वो अभी दूर कर देंगे। देखिए जो मैं बात कर रहा था कि यहां पर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरतम, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणतम अक्षांश है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांशों में नहीं है, दक्षिणी अक्षांशों में है, और दक्षिणी अक्षांशों में भी सेम यही अक्षांश है। मान लो यहां पर मैं यूं लिख रहा हूं कि ये 0 डिग्री अक्षांश है। अब 0 के नीचे चलेंगे तो पहले 8 डिग्री 4 मिनट और फिर 37 डिग्री 6 मिनट। फटाफट 1 सेकंड के अंदर आंसर देना। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांशों में स्थित है, ये मान के चल रहे हैं अपन। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों में स्थित था, तब अपन ने कहा कि इस परिस्थिति में भारत का उत्तरतम जो अक्षांश है वो 37 डिग्री 6 मिनट है और दक्षिणतम अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट। मैंने प्रश्न बदल के आपसे पूछा कि इस परिस्थिति में भारत दक्षिणी अक्षांशों में स्थित है, तो भारत का उत्तरतम अक्षांश कौन सा होगा? भारत का उत्तरतम अक्षांश कौन सा होगा? ठीक है, भारत दक्षिणी अक्षांशों में अक्षांश यही है। प्रश्न है कि इस अक्षांश के अंतर्गत भारत का उत्तरतम अक्षांश कौन होगा? नॉर्दर्न या उत्तरतम अक्षांश, और नॉर्दर्न लैटिट्यूड अगर भारत दक्षिणी अक्षांशों में है तो कौन सा होगा? 8 डिग्री 4 मिनट या 37 डिग्री 6 मिनट? राजेश लिख रहे हैं 37 डिग्री 6 मिनट। अमृता प्रणाम। प्रश्न था मेरा, राहुल ने वापस चेंज करा है। अच्छा, राहुल जी ने लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, अभी जितने भी जो जवाब आए हैं उन जवाब के अंदर 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो ज्यादातर जवाब दे रहे हैं, और 8 डिग्री 4 मिनट जो ज्यादातर जवाब दे रहे हैं वो निश्चित रूप से सही जवाब दे रहे हैं। ध्यान रखें कि अगर हम देखते हैं तो दक्षिण में चलोगे, ये स्थिति उत्तर से दक्षिण की है, ठीक है ना भाई, ये स्थिति है। तो इस स्थिति में हमेशा मैंने आपको कहा कि ये तीर का निशान ऊपर मतलब उत्तर, नीचे मतलब दक्षिण। इस तीर के निशान के अंतर्गत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में उत्तर, तो उत्तर में कौन है? 8 डिग्री 4 मिनट। दक्षिण में कौन है? 37 डिग्री 6 मिनट। इस समय इस तीर के निशान पर ऊपर कौन था? 37 डिग्री 6 मिनट। नीचे कौन था? 8 डिग्री 4 मिनट। तो इस पोजीशन में उत्तरतम 37 डिग्री 6 मिनट, दक्षिणतम 8 डिग्री 4 मिनट। इस पोजीशन में उत्तरतम 8 डिग्री 4 मिनट, दक्षिणतम 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, क्योंकि आपको सीधा का सीधा मैं आगे जब अपन भारत का परिचय शुरू कर देंगे उस समय आपको लिखवाऊंगा कि भारत का उत्तरतम अक्षांश, नॉर्दर्न लैटिट्यूड जो होगा भारत का वो कौन सा होगा? तो 37 डिग्री 6 मिनट। और दक्षिणतम जो होगा वो कौन सा होगा? 8 डिग्री 4 मिनट। क्या मतलब है? वो ये मतलब है, ठीक है ना। तो देखिए हमने कल जो लाइनें लिखी थी, ठीक है, अब आप सब लोग जो भी लिख रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट लिख रहे हैं, सबका ठीक है और समझ में भी आ गया होगा अब आपको। मैं जो बात कर रहा हूं आपको
कि कल हमने जो लाइनें अक्षांश रेखाओं के लिए लिखी थी उसके अंदर पहली जो लाइन लिखी थी उसका तात्पर्य ये था कि उत्तर से दक्षिण में ये स्थिति बताती है, पश्चिम से पूर्व में इनको खींचते हैं। दूसरी लाइन में मैंने लिखवाया था आप लोगों को कि जो अक्षांश रेखाएं हैं उन अक्षांश रेखाओं को परिभाषित करने के लिए कहा था कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के पैरेलल, इसके समानांतर समानांतर ग्लोब के ऊपर जितनी भी रेखाएं आती हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर समानांतर ग्लोब के ऊपर जितनी भी रेखाएं आती हैं, उन समस्त रेखाओं को ही किस नाम से जाना जाता है? उनको ही अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। तो अक्षांश रेखाओं को क्या परिभाषित किया है? तो वो समस्त रेखाएं जो 0 डिग्री के पैरेलल आए वो सारी क्या कहलाएंगी? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं तीसरी लाइन पे, आपको जो मैंने कल लाइनें लिखवाई थी वो अपने सामने रखो, 1 बाय 1 यहां पर समझते चलो। जो चीजें कल मैंने लिखवाई थी वो समझा रहा हूं यहां पर। तीसरी लाइन में लिखवाया मैंने कि जितनी भी जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके अंदर जो प्रधान अक्षांश रेखा मानी गई है, जो मेजर लैटिट्यूड माना गया है, वो मेजर लैटिट्यूड किसको माना गया है? तो वो प्रधान अक्षांश रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। प्रधान, प्रमुख, मुख्य। देखिए, ग्लोब खुद एक कल्पना है, ग्लोब खुद एक इमेजिनरी है, ग्लोब के ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाएं स्वयं एक इमेजिनरी हैं। यानी अक्षांश देशांतर काल्पनिक है, ग्लोब खुद काल्पनिक है। ये सब चीजें जो हैं, इन सब चीजों को निर्मित किया गया है केवल और केवल किस उद्देश्य से? अध्ययन के उद्देश्य से। ठीक है। तो यहां अगर हम बात करते हैं तो जितनी अक्षांश रेखाएं हैं उनमें प्रधान अक्षांश रेखा किसको मान लिया गया? 0 डिग्री को मान लिया गया। किसी और को मानते तो कुछ और पढ़ते, लेकिन किसको माना गया? तो 0 डिग्री को माना गया। बात आई कि 0 डिग्री प्रधान अक्षांश रेखा है और इसके जो नाम है वो नाम है भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कह रहे हैं अपन? भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। भूमध्य, भू, पृथ्वी, मध्य, बीच, यानी ठीक पृथ्वी के बीचों बीच, ग्लोब के बीचों बीच रेखा है 0 डिग्री, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। और विषुवत, विषुवत को बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर, इक्वेटर जो शब्द है वो इक्विनोक्स से आया है। इक्वेटर यानी विषुव, और विषुव से बना है विषुवत। विषुव को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विनोक्स, और इक्विनोक्स का तात्पर्य होता है सूर्य का भूमध्य रेखा पर होना। तो उस घटना से विषुव से विषुवत बना है। तो विषुवत और भूमध्य रेखा किसको कहा गया? प्रधान अक्षांश रेखा को, जो कौन है? जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है ना। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, संभवतः आप तीनों लाइन समझ चुके हैं। चौथी लाइन के रूप में मैंने लिखा है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो ग्लोब के 2 हिस्से करती है। कौन से करती है? तो देखिए, ये ग्लोब, इस ग्लोब के ऊपर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के द्वारा जो ग्लोब के 2 हिस्से बनते हैं, इनमें एक हिस्सा ऊपर और एक हिस्सा नीचे। ऊपर वाला हिस्सा देखो, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी दिशा ऊपर और नीचे की होगी, इसका मतलब ये जो दिशा होगी वो उत्तर और दक्षिण की होगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नॉर्थ या उत्तरी हिस्सा, नीचे वाला जो हिस्सा है वो दक्षिणी हिस्सा। ये एक गोला था, ये गोले के 2 हिस्से हैं। गोले का आधा हिस्सा जो होता है वो गोलार्ध कहलाता है। तो ये ऊपर वाला जो गोलार्ध है वो है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो गोलार्ध है वो है दक्षिणी गोलार्ध। तो गोलार्ध 2 गए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध मैंने आपको लिखा था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को या पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री के ऊपर 1 से लेकर के और अपन चलते हैं तो लास्ट कितने डिग्री अक्षांश तक चलते हैं अपन? 90 डिग्री। वही यहां पर भी चलेंगे तो लास्ट कहां तक चलेंगे? 90 डिग्री। ठीक है ना। तो ये 0 डिग्री से 90 डिग्री और ये 0 डिग्री से 90 डिग्री। ठीक है ना। तो यहां अगर हम देखते हैं तो हमने कहा है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब के 2 हिस्से बनाती है। एक हिस्सा आधा, भाई एक गोला है और इस एक गोले को 0 डिग्री पर से काट दिया तो इसके 2 हिस्से बन गए, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया। अब देखो, इस ग्लोब के हम 2 हिस्से और करेंगे जो ऐसे करेंगे।
ऐसे जब देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे तब करेंगे कि एक हिस्सा आपको यूं प्राप्त होगा, एक हिस्सा आपको यूं प्राप्त होगा। ये दोनों एक दूसरे के किस दिशा में होंगे? पूर्व और पश्चिम में। तो ये जो गोलार्ध बनेंगे वो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध बनेंगे। ये जो गोलार्ध बन रहे हैं वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बन रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध में यानी 0 डिग्री से ऊपर जो अक्षांश होंगे उन अक्षांशों को कहा जाता है उत्तरी अक्षांश। यानी उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश किस रूप में जाने जाएंगे? तो वो उत्तरी अक्षांश के रूप में जाने जाएंगे। और दक्षिणी गोलार्ध के जो अक्षांश हैं वो किस रूप में जाने जाएंगे? तो वो दक्षिणी अक्षांश के रूप में जाने जाएंगे। अर्थात अक्षांश दो प्रकार के हो गए, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। ठीक है ना, ध्यान रखना, अक्षांश हमेशा दो प्रकार के, उत्तरी और दक्षिणी, नॉर्थ और साउथ। लास्ट टाइम आरएस प्री के अंदर एक प्रश्न था कि भारत निम्न में से किन अक्षांशों में है? ऑप्शन दिए थे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री पश्चिमी अक्षांश। ये आरएस प्री का प्रश्न है। ये जो प्रश्न है इसमें अभी हमने ये नहीं पढ़ा है कि भारत उत्तरी अक्षांशों में है, दक्षिणी अक्षांशों में, किन में है, लेकिन हमने ये जरूर पढ़ लिया है कि कम से कम ये दो जवाब तो नहीं होंगे, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी अक्षांश होते ही नहीं है। अक्षांश तो या तो क्या होगा, उत्तरी होगा या फिर दक्षिणी होगा। अब जिनमें भी होगा वो तो भारत पढ़ेंगे तब बात करेंगे, लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है कि अक्षांश या तो उत्तरी होगा या फिर वो दक्षिणी होगा। तो इस प्रकार जो मैंने बात करी आपसे कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो ग्लोब के दो हिस्से करती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और सभी जो आपके उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश होंगे वो उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। पूनम जी ने लिखा है कि सर जी 0 डिग्री को अक्षांश नहीं मानते हैं क्या? मैंने कल भी बताया था आपको, 0 डिग्री को अक्षांश रेखा तो मानते हैं लेकिन अक्षांश के रूप में नहीं शामिल करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद कोई कमेंट ऐसा नहीं है जो पढ़ने वाला हो। अब देखिए यहां पर आगे मैंने आपको जो चीजें लिखी हैं उसमें पहली लाइन का मतलब पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण की स्थिति। दूसरी लाइन का मतलब समस्त रेखाएं जो विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं वो क्या हो गया, तो वो सारी की सारी अक्षांश रेखाएं होंगी। तीसरी लाइन का मतलब प्रधान अक्षांश रेखा 0 डिग्री जिसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। चौथी लाइन थी कि 0 डिग्री दो गोलार्ध बनाती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी अक्षांश। इन चार लाइनों को मैंने पूरी तरह से यहाँ पर समझा दिया आप लोगों को। पांचवी लाइन में मैंने लिखा है आपके सामने, चूंकि लिखी हुई चीजें आपके सामने होंगी, पांचवी लाइन में मैंने लिखा आप लोगों के लिए कि अक्षांश रेखाएं, इसमें सबसे पहले आया संख्या पर। संख्या में मैंने आप लोगों को सबसे पहले लिखवाए हैं कुल अक्षांश की संख्या, दूसरा कुल अक्षांश रेखाएं, तीसरा कुल अक्षांशीय वृत्त, और तीनों की संख्या में कुल अक्षांश मैंने आपको लिखवाई 180, कुल अक्षांश रेखाओं में मैंने लिखवाई आपको 179, और कुल अक्षांशीय वृत्त के अंदर लिखाई मैंने आपको 181। ठीक है ना। यहां पर अगर हम बात करते हैं कि कुल जो अक्षांश है, ये कुल अक्षांश टोटल लैटिट्यूड जो है वो कितने हैं, 180 होते हैं। रेखाएं टोटल कितनी होती है, 179, और सर्कल या वृत्त जो लैटिट्यूड सर्कल हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 181। ठीक है ना। देखिए यहां अगर हम बात करते हैं तीनों चीजों की, तो तीनों के रूप में मैंने आपसे बात करी थी कि ये ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर ये 0 डिग्री है। ठीक है। यहां पर ये 1 डिग्री है। ठीक है। और लास्ट ये 90 डिग्री है। सेम टू सेम ये 1 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री से 90 डिग्री, ये सारे जो कोण निर्धारित करे गए हैं ये सारे किसकी मदद से की गई हैं, अक्ष की मदद से। और जैसा कि हम अगर बात करते हैं कि अक्ष जो है
इस अक्ष की मदद से इस ग्लोब पर जो कोण निर्धारित किए जाते हैं उन कोणों को ही अक्षांश कहा जाता है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि अक्ष से निर्धारित कोण 90 कोण तो ऊपर है और अक्ष से निर्धारित किए गए 90 कोण कहां पर हैं, नीचे हैं। तो 90 और 90 टोटल कितने होते हैं, 180 होते हैं। 0 डिग्री, कल मैंने आप लोगों से बात करी थी कि 0 डिग्री का निर्धारण अक्ष के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि 0 डिग्री की सहायता से हमने जो 0 डिग्री पर रेखा खींची उसकी सहायता से हमने अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात किया जो इस अक्ष का बीच है एकदम, और इस अक्ष के बीच से ही हमने ये कोण निर्धारित करे। लेकिन 0 डिग्री का निर्धारण हमने अक्ष से नहीं किया, इसलिए 0 डिग्री अक्षांश में शामिल नहीं किया जाता है। 0 डिग्री केवल रेखा के रूप में तो शामिल है, लेकिन अक्षांश के रूप में शामिल नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान रख लेना इस बात को कि अक्षांश टोटल 90 और 90 कितने होते हैं, 180 होते हैं। सामान्य तौर पर अगर हम बात करते हैं, अनीता सैनी जी आप शांति रखिए, आपका मैंने मैसेज देख लिया, अपन उसी पे चल रहे हैं। व्रत क्या होते हैं क्या नहीं अपन बात कर रहे हैं। अपन अमृता जी लिख रहे हैं, सर आप बुरा मत मानना, आप लास्ट 15 मिनट लेकर हमको बताओ एंड हम कि हमें किस तरह से राजस्थान एसआई की तैयारी करनी है, क्या पढ़ना, कितना पढ़ें, क्लास नोट्स बहुत हैं या कुछ और पढ़े। एसआई में जीके के 11 सब्जेक्ट हैं, प्लीज सर बताना। ठीक है, बात करेंगे आपकी इस बात के ऊपर। अभी फिलहाल इसको समझते हैं अपन। देखिए, अगर हम बात करें, मैंने आपसे कहा है कि कुल अक्षांश और कुल अक्षांश रेखाएं और कुल अक्षांशीय वृत्त, इनमें क्या डिफरेंस है उसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो अक्षांश तो अक्ष द्वारा जो कोण है वो होंगे। मैं आपसे सामान्य एक बात कर रहा था कि जो एक वृत्त, एक सर्कल होता है, एक वृत्त जो होता है ना, उस एक सर्कल के अंदर सामान्य रूप से अगर अपन गणित के हिसाब से भी कैलकुलेशन करते हैं तो एक वृत्त के अंदर कुल जो एंगल बनाए जाते हैं, कुल जो कोण बनाए जाते हैं, उन कोणों को अगर टोटल काउंट किया जाए तो गणित ये कहते हैं कि एक पूरे वृत्त में कुल एंगल 360 होते हैं। अगर एक पूरे वृत्त के अंदर कुल 360 कोण होंगे तो एक आधे हिस्से के ऊपर कितने कोण होंगे, तो जाहिर सी बात है 180 कोण होंगे। ठीक है ना। और इसी के अंदर अगर बात करते हैं अपन कि ये जो आधा हिस्सा है, चूंकि एक ही अक्षांश ग्लोब के दोनों तरफ है और फिर दोनों तरफ से इसको एक अक्षांश रेखा के रूप में मिलाया गया है। ठीक है ना। तो यहां पर पूरे गोले का आधा हिस्सा करके और अगर अपन देखते हैं तो भी टोटल नंबर कितना आता है, 180 आता है। ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कुल अक्षांशों की, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, खूब मैंने स्ट्रेस देकर इस चीज को बता दिया गया है। तो ये कुल कोण 180, कुल अक्षांश 180। कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाओं में देखो, कुल अक्षांश देखो कितने, 90, नीचे भी कितने, 90, इसी के बीच में एक है 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश में शामिल नहीं है, लेकिन 0 डिग्री एक बिंदु के रूप में एक रेखा जरूर खींची गई है और इसी रेखा को अक्षांश रेखा के रूप में भी शामिल किया गया है। ठीक है। तो यहां अगर बात करें अपन, तो 0 डिग्री यदि अक्षांश रेखा में शामिल है तो जितने अक्षांश हैं वो अक्षांश थे 90 और 90 180 और एक ये हो गया, तो टोटल नंबर कितना आ गया अब यहां पर 181। लेकिन जब हम रेखाएं देखते हैं तो ये जो 90 डिग्री है ना, ये जो 90 डिग्री, इस 90 डिग्री के ऊपर अगर आप आओगे तो इस 90 डिग्री के अंदर आप देखें कि 90 डिग्री एक पॉइंट के रूप में है। ये 90 डिग्री एक पॉइंट के रूप में है, एक लाइन के रूप में नहीं है। एक पॉइंट जो होता है ना, एक पॉइंट, ध्यान रखना इसको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 90 डिग्री जो है वो एक पॉइंट के रूप में है
और एक पॉइंट जो होता है, एक बिंदु जो होता है, वो एक रेखा कभी नहीं होती है। एक बिंदु, एक रेखा कभी नहीं होती है। ए पॉइंट इज नॉट ए लाइन। एक बिंदु, एक वृत्त जरूर होता है। ए पॉइंट इज ए सर्कल विदाउट रेडियस, लेकिन उसकी कोई त्रिज्या नहीं होती है। यह गणित का नियम है। आपने कहा कि जो एक बिंदु है, वो एक बिंदु एक रेखा के रूप में कभी भी शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन एक बिंदु को एक सर्कल के रूप में शामिल किया जाएगा, और वो ऐसा सर्कल बनेगा, ऐसा वृत्त बनेगा जिसकी त्रिज्या नहीं होती है। इस चीज को ध्यान रखना है। इसलिए 90 डिग्री जो होता है ना, ये 90 डिग्री कभी भी रेखाओं में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन वृत्त में शामिल किया जाता है। इसलिए जब रेखाओं की संख्या आप काउंट करोगे तो इस 181 में से दोनों ध्रुवों को निकाल दोगे, और इनको निकाल दोगे तो रेखाएं टोटल कितनी बचेंगी? 179। और वृत्त अगर देखोगे तो टोटल वृत्त कितने बनेंगे? 181। अब ध्यान रख लेना इस चीज को, अगर कभी भी कहीं भी आपसे प्रश्न आ रहा है, कुल अक्षांश लॉजिक सहित मैंने पूरी चीज बताई है, कहीं इसमें आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने पूरी लॉजिकली मैं आपको एक एक तथ्य बताता जा रहा हूं कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि अक्षांश जो होते हैं, इस अक्ष के द्वारा सतह पर निर्धारित किए गए कोण होते हैं। अक्षांशों में 0 डिग्री शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि 0 डिग्री का निर्धारण जो किया गया है वो अक्ष से नहीं किया गया है। 0 डिग्री ध्रुव तारे की मदद से निर्धारित किया गया ग्लोब की सतह पर बिंदु है, जिस पर ध्रुव तारे का आपतन कोण 0 होता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि 0 डिग्री अक्षांश में शामिल नहीं है। इस 0 डिग्री के ऊपर 90 अक्षांश है, नीचे 90 अक्षांश है, तो कुल अक्षांश 180 होते हैं। कुल अक्षांश रेखा की बात करते हैं तो अक्षांश रेखाओं में 0 डिग्री को शामिल किया जाता है। तो 0 डिग्री को जब अक्षांश रेखा में शामिल करते हैं और 180 टोटल कोण है, तो टोटल संख्या 181 बनती है। इस 181 में 90 डिग्री ऊपर वाले को और नीचे वाले को जब रेखा की संख्या गिनी जाती है अक्षांश रेखाओं में, उसको निकाल दिया जाता है। इसलिए जो रेखाएं बचती हैं वो 179 बचती हैं, 179 बचती हैं। तो कुल अक्षांश 180 होते हैं और कुल अक्षांश रेखा 179 होती हैं। दोनों ध्रुवों को रेखाओं में से हटा दिया जाता है, और उसके बाद जो कुल अक्षांशीय वृत्त है, उस अक्षांशीय वृत्त को अगर अपन देखते हैं तो ध्यान दें कि एक अक्षांश रेखा पूरी ग्लोब पर काटती है। एक अक्षांश रेखा पूरी ग्लोब पर काटती है, तो हर अक्षांश रेखा एक वृत्त का निर्माण करेगी, और इन वृत्तों के अंदर सबसे बड़ा जो वृत्त होता है, वो सबसे बड़ा वृत्त होता है भूमध्य रेखीय वृत्त या विषुवत रेखीय वृत्त। जो भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय वृत्त है वो सबसे बड़ा वृत्त होता है, और सबसे छोटा जो वृत्त होता है वो ध्रुवीय वृत्त होता है। ठीक है ना? तो यहां ध्यान रखना कि वृत्तों के अंदर 90 डिग्री शामिल होगा। सबसे छोटा वृत्त 90 डिग्री का बनेगा, सबसे बड़ा वृत्त 0 डिग्री का बनेगा। तो ये तीनों संख्याएं थी, तीनों को ध्यान रखना। 180 अक्षांश, 179 अक्षांश रेखाएं और 181 अक्षांशीय वृत्त। ठीक है ना? तो ये पहला बिंदु था अक्षांश रेखाओं की संख्या के रूप में। दूसरा मैंने आपको लिखवाया था अक्षांश रेखाओं की लंबाई। लंबाई के लिए मैंने लिखाया कि जितनी भी जो अक्षांश रेखाएं हैं, वो समस्त अक्षांश रेखाएं लंबाई के अंदर क्या होती हैं? असमान होती हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, अभी अभी अपन बात कर रहे हैं कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके ऊपर चलोगे, फिर इसके ऊपर चलोगे, और सबसे ऊपर चलोगे तो जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है वो तो रेखा के रूप में ही नहीं है, वो तो एक बिंदु के रूप में ही है। तो इसलिए ध्यान रखना कि 0 डिग्री से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो होती है ना वो घटती हुई चली जाती है, और 90 डिग्री जो है वो एक बिंदु के रूप में स्थित रहता है। ठीक है ना? यहां पर हमने लिखा है कि समस्त अक्षांश रेखाएं लंबाई में क्या होती हैं? असमान होती हैं। दूसरे नंबर पर बात आई कि इनमें सबसे लंबी अक्षांश रेखा जो है
राहुल, इन क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है। अच्छा, इनकी लैंग्वेज देखो, आपका हर संडे को हर टॉपिक में से जो टॉपिक अपन ने पढ़ा है उसके 25 क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको जो 25 क्वेश्चंस मिलेंगे संडे को, उसमें आप सोल्व करना उसको, बड़ा मन लगा करके देखो। साथ आपको देना पड़ेगा मेरा साथ। ऐसे नहीं कि भाई हम ठीक है पढ़ रहे हैं मैसेज कर रहे हैं, नहीं, चाहे आप एक भी मैसेज मत करो, मुझे तो जरूरत नहीं है इस चीज की। मैं तो सिर्फ इतना सा चाह रहा हूं कि आप इस क्लास को एक ऑफलाइन वाला जो एटमॉस्फेयर है ना, उस एटमॉस्फेयर के ऊपर लाओ। हर संडे को आपके जितना अपन ने 6 घंटे में पढ़ा है एक वीक में, उसके 25% न्यूनतम होंगे। तो आपको वो टॉपिक भी आपने पढ़ लिया उतना, उसका रिवीजन भी हो गया और उसके ऑब्जेक्टिव भी मिल गए। और इसका फील अपन बिल्कुल बोल लेंगे जो ऑफलाइन का, ज्यादा बातें करनी नहीं अपने को। जहां आपको लगता है, अब देखो विष्णु बार बार एक प्रश्न लिख रहे हैं कि 0 डिग्री पर कौन सा देश स्थित है, कौन सा देश स्थित है। अरे भाई, जहां जो टॉपिक हो रहा है उसके ऊपर अभी प्रश्न नहीं है ऐसा। जो 0 डिग्री पर कौन सा देश स्थित है, ये विश्व भूगोल जब पढ़ते हैं तो उसमें महाद्वीप पढ़ते हैं, उस समय ये पढ़ी जाती हैं चीजें। बहुत सारे देश हैं 0 डिग्री के ऊपर, आपको अभी ये बात ही नहीं करनी, अभी 0 डिग्री क्या है वो तो सीखो। तो उन कमेंट्स वगैरह से आप बचिए एक बार। और कौन सी क्लास किसके लिए, आप जैसे रेखा लिख रही हैं बार बार, यूजीसी नेट के लिए यूजफुल है क्या, यूजफुल है क्या, यूजफुल है क्या। यूजीसी नेट के लिए नहीं, ये सब्जेक्ट क्लास नहीं, जीके की क्लास है। जीके के जो टॉपिक होंगे उनको हम भारत के भूगोल में, जैसे भारत का भूगोल आपके नेट में है, ठीक है, तो उसमें पूरा तो नहीं लेकिन एक बड़ा पार्ट जो है वो अपने यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कुल मिलाकर, मेरा कहने का मतलब है कि इससे बच के और इसके ऊपर फोकस, प्लस जो संडे का टेस्ट हो उसको एक टारगेट बना लो कि जो मैंने पढ़ा उसमें एक भी गलत नहीं हो, क्योंकि इतना अपने को यहाँ पर सीखना है, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने कहा है कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है, असमान। सबसे लंबी कौन होती है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखीय व्यास और भूमध्य रेखीय व्यास का मान होता है 12,756 किलोमीटर। ये कल मैंने आपको लिखवा दिया था। इक्वेटोरियल डायामीटर, इक्वेटोरियल डायामीटर जो होता है ये क्या होता है, इसकी तो बात मैं करूंगा अभी, लेकिन भूमध्य रेखीय व्यास का मान कितना होता है, तो वो 12,756 किलोमीटर होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहां अगर हम बात करते हैं कि मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय व्यास का मान जो 12,756 किलोमीटर है, इसका तात्पर्य क्या है। अगर मैं बात करूं आपसे कि भूमध्य रेखीय व्यास जो है इसका मान 12,756 किलोमीटर है, तो ये किलोमीटर तो आपको याद रखने पड़ेंगे। ये होता क्या है मैं आपको भी बताता हूं। देखो, भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा को अपन बाहर निकालते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं ये भूमध्य रेखा, जो वहां भूमध्य रेखा थी उसको मैंने यहां लिख दिया। ये जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा जो है इसकी कुल लंबाई, यानी ये टोटल लंबाई है ये इसकी बाहर की, ठीक है। इस वृत्त का जो बाहर का पूरा हिस्सा होता है उसको वृत्त की परिधि बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते अपन। और गणित की भाषा में देखो, परिधि, व्यास, त्रिज्या, 3 चीज होती है। परिधि का मतलब तो बाहर का पूरा हिस्सा जो है किसी भी वृत्त का बाहरी भाग, उसको परिधि बोलते हैं। ये भी एक वृत्त है, ये भूमध्य रेखीय वृत्त है ना एक, तो ये जो वृत्त है तो ये पूरी परिधि है इस भूमध्य रेखा की। तो इस पूरी परिधि की लंबाई जो भूमध्य रेखा की है वो तो 40,077 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन भूमध्य रेखीय व्यास, अब देखो परिधि तो कोई भी वृत्त है उसका बाहरी भाग पूरा परिधि होती है। परिधि के ऊपर किन्हीं भी 2 बिंदुओं को बीच केंद्र में से मिलाने वाली जो रेखा होगी उस रेखा को क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। और व्यास का आधा जो होता है वो त्रिज्या होती है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये क्या हुई, इसकी टोटल लंबाई। इस लंबाई के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो ये केंद्र वृत्त का, इस लंबाई से, इस केंद्र से कोई भी 2 बिंदु जिनको ये रेखा मिला रही है, उसी रेखा को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखीय व्यास कहा जाता है। और इसी व्यास का मान कितना बताया है मैंने, 12,756 किलोमीटर। और अगर इसका आधा कर दिया जाए 12,756 किलोमीटर का, तो वो क्या जाएगी, उसकी रेडियस या उसकी त्रिज्या आ जाएगी। क्लियर। तो ये मुख्य रूप से बात है त्रिज्या की। त्रिज्या निकालोगे तो
6378 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय त्रिज्या कितनी है? 6378 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12756 किलोमीटर। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 40077 किलोमीटर। ये लंबाई का तथ्य था। समस्त अक्षांश रेखाएं लंबाई में असमान होती है। सबसे लंबी भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखीय व्यास का मान 12756 किलोमीटर होता है। ये क्या क्या होती है वो मैंने समझा दिया। क्लियर है? अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे देखिए, लंबाई के बाद तीसरा है बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी की अगर हम बात करते हैं तो बीच की दूरी में देखिए, मैंने आपको लिखवाया था पहली बात कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? कटिबंध या जोन। अंग्रेजी में जोन बोलते हैं, हिंदी में कटिबंध या क्षेत्र, कुछ भी बोल दो। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग समान होती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग समान होती है और उसका मान मैंने लिखवाया था आपको 111 किलोमीटर। ठीक है ना? हमने लिखा अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग समान होती है और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है। एक लिख रहे हैं चौथमल मीणा जी, सर जी समझ नहीं आया। भाई साहब जी, अब नहीं समझ में आ रहा तो मैं, मेरे हिसाब से मेरे काबू में नहीं लगेंगे, फिर समझा भी नहीं पाऊंगा। या तो कोई चीज बताएं जो आपको नहीं समझ में आए हो। ये जरूर है कि अगर आपने पहले क्लास नहीं ली तो नहीं समझ में आएगा, आज आए कल आए, क्योंकि जो भी आप पहले लिख चुके हैं उसको मैं समझा रहा हूं। अगर पहले की क्लास नहीं ली तो पूरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, 1 मिनट भी लेट हो गए तो आपका नुकसान होगा। ठीक है ना? अब देखिए, मैंने कहा बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कटिबंध कहलाती है, लगभग समान 111 किलोमीटर। देखो, ये अक्षांश रेखा 0 डिग्री, ये अक्षांश रेखा 1 डिग्री, ये अक्षांश रेखा 2 डिग्री, ये अक्षांश रेखा 3 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ही चलते रहेंगे अपन। तो यहां पर इन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या नाम दिया? तो ये तो कटिबंध कहलाती है और लगभग ये क्या रहती है? समान रहती है। और इसका मान क्या बताया मैंने? 111 किलोमीटर। वास्तविकता क्या है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे ना, वैसे वैसे इनके बीच की दूरी थोड़ी सी बढ़ती है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से और जो जो हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा? इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। टीलाराम जी लिख रहे हैं कि सर 2 से भाग क्यों दिया? भैया, व्यास जो होता है ना, व्यास, उस व्यास का आधा त्रिज्या होती है। तो 12756 किलोमीटर व्यास है और व्यास का आधा करोगे तो उसमें 2 का ही तो भाग देते हैं ना। किसी भी चीज को आधा करोगे तो 12756 का आधा किया तो उसमें 2 का भाग दे दिया अपन ने, इसलिए मैंने 2 का भाग दे दिया। ठीक है ना? अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा आपको कि बीच की दूरी जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो ये क्या होती है? बढ़ती जाती है, लेकिन ये बहुत कम बढ़ती है। 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस रहती है ना, वो 110.5 किलोमीटर होती है और ये 89 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो दूरी होती है ना, वो होती है 111.5 किलोमीटर। तो ये 2 डिस्टेंस हैं। सबसे 0 और 1 डिग्री के बीच की डिस्टेंस और 89 और 90 डिग्री की डिस्टेंस। अब जैसे जैसे अपन देख रहे हैं तो मात्र इतनी ऊंचाई तक आप जा चुके हैं और केवल कितना डिफरेंस आया? 1 किलोमीटर का। तो 1 किलोमीटर का डिफरेंस है, इसको लगभग क्या मान लिया गया? इसको 111 किलोमीटर। लेकिन देखो, आप लोग आरएस की देते हैं, एसआई की देते हैं, एक लेवल पे प्रश्न आता है तो बाई चांस आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है या सत्य है, उन कथनों के ऊपर यदि आपसे पूछ लिया जाए, किसी कथन में दे दे कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग समान होती है, लेकिन भूमध्य रेखा से और जैसे जैसे ध्रुवों पर जाते हैं तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है या दे दे आपको घटती जाती है, उस समय आपको ध्यान रखना है कि ये जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे तो इनके बीच में दूरी थोड़ी सी बढ़ती है। ठीक है? देखो, अनिल लिख रहे हैं कि सर परिधि और व्यास में
व्यास और परिधि में क्या अंतर है? यार मैंने इतना अच्छे से बताया, इतनी देर लगाकर बताया, आप कंसंट्रेट करो ना। या तो आप बीच में मुझे लगे चाय पीने लग जाते होगे, ठीक है हैं? मैं कह रहा हूँ बार बार, इसको क्या है, ये टॉपिक ऐसे है, ज्योग्राफी एक कनेक्टेड टॉपिक है। 5 मिनट के 2 मिनट में आपने मिस किया ना तो आगे समझने में तकलीफ देगा, और फिर आप मुझे तकलीफ दोगे कि सर वो मुझे समझ नहीं आई। 1 घंटा पूरा फोकस रखो, ज्यादा टाइम नहीं, पता भी नहीं चलेगा, 1 घंटा ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, मैंने जो अभी तक की बात करी वो हमने लिख लिया, इनके बीच की दूरी के बारे में। ठीक है ना? अब देखिए यहां पर आप लोगों को मैं कुछ बिंदु लिखवाऊंगा जो कि इन तीनों से संबंधित है। जो मैंने आपको अक्षांश रेखाओं में सबसे पहले किससे संबंधित? संख्या से संबंधित। ठीक है ना? तो आप लिखेंगे, नीचे लिखें, अब मैं लिखवा रहा हूं आप लोगों को। देखो यहां पर आपको जो संख्या वाला बिंदु है इसके रूप में 3-4 इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है। आप जहां पर कल हमने लास्ट लाइन लिखी थी कि अकेली अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती हैं, लिखी थी ना, उसके आगे अब हम नीचे कुछ लाइनें लिखेंगे, वो नोट डाल के लिखना। पहला बिंदु लिखना, कुल अक्षांशों में कुल अक्षांशों की संख्या में जीरो डिग्री को शामिल नहीं किया जाता। पहला बिंदु लिखना। अशोक गोदरा लिख रहे हैं सर मैसेज मत पढ़ो। ओके, फालतू मैसेज। ओके पंकज, थैंक यू। ठीक है, चलिए अब कुल अक्षांशों की संख्या में 0 डिग्री को शामिल नहीं किया जाता। दूसरा बिंदु लिखना, कुल अक्षांश रेखाओं में कुल अक्षांश रेखाओं में 90 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश को शामिल नहीं किया जाता। किंतु 0 डिग्री शामिल होता है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या में 90 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को शामिल नहीं किया जाता, परंतु 0 डिग्री को शामिल किया जाता है। देवदत्त क्या लिख रहे हैं? मंथली टेस्ट की भी कोई स्कीम लाई जाए। अच्छा ठीक है। राहुल लिख रहे हैं सर साउथ पोल की तरफ। हाँ बिल्कुल, वो दोनों एक ही बात आ गई ना, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाओ चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाओ, वो तो सेम आ गई ना, कोई पोजीशन अलग थोड़ी ना है। दोनों ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो दूरी, डिस्टेंस जो होती है अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। वो मैं अभी लिखवा भी दूंगा नोट, इस नोट के बिंदु में। 2 बिंदु अपन ने संख्या से संबंधित लिख दिए हैं। कुल अक्षांशों में 0 को शामिल नहीं किया जाता, अक्षांश रेखाओं में ध्रुवों को शामिल नहीं किया जाता, पर 0 को शामिल किया जाता है, इसलिए ये संख्या आई। और इसमें सबको शामिल कर लेते हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, फिर तीसरे नोट में जो तीसरा बिंदु है उसमें देखो हमने लिखा है भूमध्य रेखीय व्यास। तो भूमध्य, अच्छा ये तो हमने जो समझा है उसी की संख्या को समझा है। हाँ, लंबाई को लिखा है अपन ने। लंबाई के रूप में एक तथ्य लिखना आप,
तीसरा बिंदु लिखना, जहां आप लिखते रहे आप उसी के नीचे फिर लिखते रहे। तीसरे बिंदु में लिखना सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त, लैटिट्यूड सर्किल, सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त भूमध्य रेखीय वृत्त है। जबकि सबसे छोटा ध्रुवीय वृत्त सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त भूमध्य रेखीय वृत्त है, जबकि सबसे छोटा ध्रुवीय वृत्त है। ठीक है ना। यहां पर चूंकि हमने जो लंबाई की बात करी है, तो लंबाई में सबसे लंबी अक्षांश रेखा के रूप में 0 डिग्री, इसी वजह से सबसे बड़ा भूमध्य रेखीय वृत्त कौन, सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त भूमध्य रेखीय, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ध्रुवीय, क्योंकि वो लंबाई के रूप में सबसे छोटा है और एक बिंदु के रूप में है, जबकि एक रेखा के रूप में तो ये है भी नहीं। तीसरा पॉइंट आप जहां लिख रहे थे उसके अंदर बीच की दूरी के संदर्भ में आपको लिखना है, इसको लिखना। अगला पॉइंट चौथा पॉइंट बना करके लिख देना, उसमें चौथा पॉइंट बना करके और लिखना भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की बढ़ती जाती है। इसको एक तथ्य के रूप में ध्यान रखना, क्योंकि जो तथ्य है उस तथ्य के रूप में जो भी आपके कौन से कथन सत्य हैं कौन से गलत है, वहां पर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखें कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है। तो ये कुछ तथ्य थे जो अभी तक अपन ने बात करी, उसकी अपन ने बात करी है। ठीक है ना। अब हमने देखो कल जहां लास्ट में सबसे नीचे लिखा था कि अकेली अक्षांश रेखा किसका निर्धारण करती है, तो अकेली अक्षांश रेखा जलवायु का निर्धारण करती है। आरजू धवन लिख रही हैं कि सर मैं सिर्फ उपस्थिति के लिए कमेंट करती हूं, फिर पूरी क्लास समझती हूं। चलो ये अच्छी बात है, पर देखो आप लोगों के जो कमेंट्स है वो सिर्फ मुझे ही पता चल रहा है, तो वो मुझे उपस्थिति में जरूरी नहीं हूं कि मैं आपका नाम लूं, मैं आपकी उपस्थिति देख लूंगा। आप एक मैसेज करके फिर पूरा का पूरा पढ़ते रहें। ठीक है। अब देखिए आप जो बात कर रहे थे उसमें मैंने सारी चीजें जो अक्षांश रेखाओं के लिए लिखी थी वो पूरी समझाई हैं, एक चीज को छोड़ के। पहली लाइन हम लोगों ने लिखी थी कि अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व में खींचते हैं, उत्तर से दक्षिण की स्थिति बताती हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ गई। वो समस्त रेखाएं जो 0 डिग्री के समानांतर होती हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, समझ में आ गई होगी। प्रधान अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको विषुवत रेखा कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है, समझ में आ गई। 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब के 2 हिस्से करती है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी अक्षांश। ये भी बड़ी सिंपल बात थी, समझ में आ गई होगी। फिर अपन ने बात करी अक्षांश रेखाएं, उनकी संख्या में कुल अक्षांश रेखा, कुल अक्षांशीय वृत्त, बहुत ढंग से मैंने समझा दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। लंबाई, तो समस्त अक्षांश रेखाएं लंबाई में असमान होती हैं, और भूमध्य रेखीय व्यास का मान ये मैंने पूरा अच्छे से अभी आपको क्लियर कर दिया। और बीच की दूरी के मामले में जो एक और तथ्य था उसको मैंने आपको ढंग से क्लियर कर दिया। ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं तो बात आती है अकेली अक्षांश रेखाएं किसका निर्धारण करती हैं, जलवायु का निर्धारण करती हैं।
ये कैसे करती हैं। तो अब आप आगे हेडिंग डालना जलवायु का निर्धारण। देखिए, हम लोग जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ रहे हैं, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं इस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसी भी स्थान की स्थिति बताती हैं, और किसी भी स्थान की स्थिति जो बताई जाती है वो कैसे बताई जाती है, उसमें कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, भारत से संदर्भ। ये तो चूंकि टॉपिक अलग है, इस टॉपिक को अपने को ऐड करना है किसके साथ में, भारत के साथ में। पर ये चूंकि पूरा कॉन्सेप्ट का टॉपिक है, वहां पर आप या तो यूं ही लिखते फिर कि भारत का उत्तरतम अक्षांश, तो आप लिखते साहब ये दक्षिणतम अक्षांश, ये भारत किस गोलार्ध में। अब वो गोलार्ध नहीं पता अपने को, तो वो सारा कंसेप्ट यहाँ पर है, उन सबको अप्लाई अपने को भारत के साथ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट बिंदु जो था, अगर निश्चित रूप से आरती आपके कमेंट को देखकर मैं बोलूंगा आपको, ऐसे ही पढ़ाओगे तो बहुत मजा आने वाला है। 100% मैं कह रहा हूं कि आप मेरा साथ देना, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जहां पर हमने लास्ट जो भी लिखा था उसमें अब आप हेडिंग डालना जलवायु का निर्धारण। हेडिंग डाल के लिखना जलवायु का निर्धारण। ठीक है ना। अगर बात करें, पता नहीं मुझे नाम समझ में नहीं आ रहा, बामसिया ठक्कर लिख रहे हैं, रिकॉर्डेड पढ़े या लाइव। अगर लाइव पढ़ोगे तो मजा आएगा ज़्यादा, है ना। रिकॉर्डेड में थोड़ा एक अलग मूड होता है, लाइव के अंदर हम लाइव हो जाते हैं कि हाँ बच्चा मेरे सामने है, मुझे बहुत अलर्ट रहना है। रिकॉर्डेड में थोड़ी सी रहती है, एक अलग मोड रहता है, यहाँ एक अलग मोड है, तो लाइव पढ़े मजा आएगा। जलवायु का निर्धारण अगर हम बात करते हैं, तो जलवायु के निर्धारण में देखिए आगे आप हेडिंग डालना, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं पर वो अगले पेज पे बनाऊंगा, उसको आप बनाना साथ के साथ। आपको बनाना है, इसको साथ के साथ बनाएं आप।
देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं सुमन आर एस प्री के लिए ये नोट्स एनफ होंगे। क्लास आर एस प्री के बेस पे चल रही है, 100% चिंता ना कीजिए आप। विमला, इतना खतरनाक लिख दिया आपने तो, आपको भारत रत्न मिलना चाहिए, इतना अच्छा पढ़ाते हैं। क्या बात कर रहे हो। चलिए मेरे हिसाब से आपने बना लिया होगा, मैं इतना उम्मीद करता हूं आपसे। देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके लिए मैंने नाम लिखा है भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और दक्षिणी अक्षांश रेखा, इनको नाम लिखा है करक रेखा और इसको नाम लिखा है मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा कह रहे हैं। 90 डिग्री को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री को दक्षिणी ध्रुव। कहीं पर भी आप लोगों को रेखा ना लिख करके और यहां पर मिल जाता है व्रत, यानी भूमध्य रेखीय व्रत या भूमध्य रेखा, तो आप ध्यान रखना बोथ आर सेम, क्योंकि एक अक्षांश रेखा जो है वो हर एक अक्षांश रेखा एक व्रत का निर्माण करती है। इसलिए यहां पर व्रत लिखा हुआ तो टेंशन में मत आना कि मैंने तो रेखा लिखवा दिया और यहां तो व्रत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा भूमध्य व्रत, करक रेखा करक व्रत, आर्कटिक रेखा आर्कटिक व्रत, मकर रेखा मकर व्रत, अंटार्कटिक रेखा अंटार्कटिक व्रत, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ये सारे नाम हैं इन रेखाओं के। ये नाम जो भी है क्यों रखे, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है आपके लिए, ना आपको लॉजिक ढूंढने हैं। हाँ, अब उसके बाद दूसरी तरफ मैंने जो नाम लिखा है उसमें देखें 0 डिग्री और करक रेखा या 0 डिग्री और मकर, जो नाम ऊपर है वो सेम नाम नीचे है, ध्यान रखें इस चीज को। 0 डिग्री और करक रेखा के बीच का जो क्षेत्र है इसको नाम दिया गया है उष्ण कटिबंध। इसको नाम दिया गया है उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन। देखो अभी आप पढ़ के आए थे कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कह रहे हैं, कटिबंध कह रहे हैं। अब किन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को, तो सब 0 डिग्री से और 23.5 डिग्री के बीच में जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं उन समस्त अक्षांश रेखाओं के बीच की जो पूरी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को अपन क्या नाम देते हैं, कटिबंध नाम देते हैं। तो कहां से कहां का कटिबंध, भूमध्य रेखा से करक रेखा और मकर रेखा का कटिबंध क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं इसको। दूसरा अगर बात करते हैं अपन कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का, 23.5 डिग्री से और 66.5 डिग्री के बीच का जो हिस्सा है, ये 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच का हिस्सा किस नाम से जाना जाता है, उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध को सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम बात करेंगे। तथा तीसरा जो 66.5 डिग्री, 66.5 से 90, 66.5 से 90 इसके बीच का जो क्षेत्र है उसको शीत कटिबंध या फ्रिज जोन बोलते हैं अपन। ठीक है ना। तो यहां पर ये सारे जो कटिबंधों के नाम हैं, इन सारे कटिबंधों के नाम ये क्यों रखे गए, क्यों करक रेखा 23.5 डिग्री को ही कहा गया या मकर रेखा 23.5 को ही कहा, 23 को क्यों नहीं कहा, ये सारी चीजें और कैसे कैसे भारत किन कटिबंधों में है, भारत की जलवायु कैसी हुई है, उन सब की जो बात है वो हम आज तो नहीं कर पाएंगे, वो हम कल करेंगे। इस डायग्राम को अपन ने बना लिया, इसकी पूरी व्याख्या जो है और प्लस इसको फिर भारत के साथ प्रश्नों के साथ जोड़ करके वो काम हम कल करेंगे। देखिए मैंने आज कोरोना वैक्सीन लगवाई थी, अगर मैं ठीक ठाक रहा, डेफिनेटली भाई बाई चांस कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आया तो डेफिनेटली अपनी क्लास रही रहेगी। बाई चांस 1% ऐसा हो कि बॉडी साथ ना दे, पर ऐसा होगा नहीं मुझे पता है, मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा, 100% आऊँगा। बाई चांस की एक बात है तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है ना। पर जो भी है अभी एट प्रेजेंट की जो स्थिति है, आई एम फीलिंग गुड और हम कल मिलेंगे, तो मिलते हैं कल।
धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। और बचना इस कोरोना से सभी, आप लोग भी जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन जरूर करवाना। नमस्कार।